हमारे पिछले वीडियो में हमने सेल डिवीजन के माइटोटिक डिवीजन को देखा था। इस वीडियो में हम आज मियोसिस डिवीजन को डिस्कस करेंगे। आई होप आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा। अगर आपको सेल डिवीजन अच्छे से समझना है, पूरे डिटेल में जानना है, तो आप मेक श्योर करें कि आपने हमारे पुराने वीडियोस को भी अच्छे से देखा होगा, क्योंकि सेल डिवीजन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो समझना आसान होगा। वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विद मी निमृता और मेक इट सिंपल। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी कुछ हेल्प मिल सके। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे पिछले वीडियो में माइटोटिक डिवीजन देखा था, ठीक है। तो माइटोटिक डिवीजन में हमने देखा था कि एक सेल डिवाइड होती है तो वो अपने जैसे ही आइडेंटिकल सेल्स बनाती है, ठीक है। ये पैरेंटल सेल है और ये न्यू दो डॉटर सेल बनी, ठीक है। इनमें सेम 46 क्रोमोसोम नंबर वाले सेल्स बने, ठीक है। ये हमने पढ़ा था हमारे पिछले डिवीजन में। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं क्या, मियोसिस डिवीजन, ठीक है। मियोसिस डिवीजन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो रहा है, ठीक है। अब 46 का हाफ 23, ठीक है। 23 क्रोमोसोम वाले दो डॉटर सेल बन रहे हैं। एक्चुअली बनते हैं 4, लेकिन अभी हम सिर्फ एक आइडिया के लिए आपको समझा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेल्स कहलाती है हैप्लॉइड सेल्स, क्योंकि ये हाफ हो गए ना, ठीक है। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर टोटल हाफ हो गए ना, इसलिए इसको हैप्लॉइड सेल्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास जो डॉटर सेल मिल रही है वो हाफ क्रोमोसोम नंबर वाली मिल रही है। लेकिन अभी हमने क्या कहा कि सेल में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो होने ही चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 23 बन रहा है, तो इसका क्या लॉजिक है? इसका लॉजिक ये है कि ये जो डिवीजन है ना, ये पर्टिकुलर सेल्स में होती है, ठीक है। ये तो सोमैटिक सेल्स में होती है, हमने पिछले वीडियो में बताया था। जिन्होंने नहीं देखा है तो वो वीडियो को देख ले, जिन्होंने देखा है उनको ये समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये सोमैटिक सेल्स में इस टाइप के डिवीजन होते हैं। हमको उससे सेम चाहिए, हमको ग्रोथ के लिए चाहिए, ठीक है। ये डिवीजन जो है वो ग्रोथ के लिए है। कौन सा डिवीजन? जिसमें क्रोमोसोम नंबर सेम आ रहे हैं ना, जो हमने पिछले वीडियो में अपने डिवीजन को देखा था, ठीक है, माइटोटिक डिवीजन। उसमें देखा था हमने कि हमें क्लोन्स बना रहे हैं, हमें सेम सेल चाहिए, ग्रोथ पर्पस के लिए चाहिए, है ना। लेकिन जब हम मियोसिस की बात कर रहे हैं, जब क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहे हैं, तो यहाँ पे ग्रोथ की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ओरिजिनेशन की बात हो रही है, ठीक है। उत्पत्ति की बात हो रही है, ठीक है। कोई भी चीज ग्रोथ तब होगी ना जब वो पैदा हो जाएगी, पैदा होने के बाद उसमें ग्रोथ आएगी, है ना। तो ये बात हो रही है ओरिजिनेशन, ठीक है। तो इसलिए अभी हमारे पास हाफ सेल्स हैं, ठीक है। अब क्या है, इसको फुल होने के लिए दूसरी सेल जब आके इसके साथ फ्यूज होगी तो इनका जो क्रोमोसोम नंबर है वो डबल हो जाएंगे, राइट। तो रिप्रोडक्टिव सेल जो होते हैं, जो सेल में मियोसिस डिवीजन होता है उसे मियोसाइट सेल्स कहते हैं। और वो एनिमल्स में 2 टाइप्स के हैं। पहला है वो है oocyte सेल्स और दूसरा है स्पर्मेटोसाइट सेल्स। oocyte सेल्स जो ओवम का निर्माण करती है, स्पर्मेटोसाइट सेल जो स्पर्म का निर्माण करती है, ठीक है। तो ये दोनों वो सेल्स होती हैं जो आपस में फ्यूज होती हैं, उसके बाद क्रोमोसोम नंबर्स जो है वो डबल हो जाते हैं, क्योंकि ये जर्म सेल्स होती हैं, ठीक है। क्या होता है कि हमारे पास ये हाफ सेल्स हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये ओवम है, ठीक है। इसके पास 23 क्रोमोसोम है, ठीक है। अब ये किससे फ्यूज होता है? स्पर्म सेल से फ्यूज होता है, ठीक है। ये हमने बनाया स्पर्म सेल जिसमें कि 23 क्रोमोसोम्स अवेलेबल है। अब ये दोनों जब फ्यूज होंगे तो हमारे पास ये सेल्स टोटल क्रोमोसोम नंबर वाले मिल जाएंगे, है ना। फर्टिलाइज सेल्स जो हमें मिलेंगे वो टोटल क्रोमोसोम नंबर वाले मिल जाएंगे। बस इसीलिए बस यही हमें चाहिए। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंशिएशन वो चालू होगा और जायगोट का फॉर्मेशन होगा, बेबीज बनेंगे। वो चीज रिप्रोडक्शन में आता है, वो हमारा काम अभी नहीं है पढ़ने का। हमारा काम अभी ये है कि हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे, ठीक है, कि हमारे पास जो ये 46 क्रोमोसोम वाली जो सेल्स है उससे हाफ क्रोमोसोम वाली जो सेल्स है वो कैसे बनती है, ठीक है।
हमें अभी इस डिवीजन को पढ़ना है कि कैसे ये डिप्लॉइड सेल्स से हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो इस चीज को हमको पढ़ना है। तो ये कैसे डिवाइड होती है, ये क्यों होती है, ये कहाँ होती है, ये हमने आपको बताया कि जितने भी रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, जर्म सेल्स कह ले या सेक्स सेल कह ले, उनमें इस टाइप के डिवीजन जो है वो पाई जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मियोसिस। ठीक है, तो हमने देखा था, हमने सेल साइकिल पढ़ा था। ठीक है, हमारे पिछले वीडियो में हमने सेल साइकिल को बहुत अच्छे से समझाया है डिटेल में, तो यहाँ पे हम डिटेल में नहीं जाएंगे। सेल का डिवीजन है वो 2 स्टेज में होता है। पहला होता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस मतलब यहाँ पे न्यूक्लियर का डिवीजन होता है। ठीक है, और साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। ठीक है, अब जो न्यूक्लियर का सबसे पहले हम फर्स्ट पढ़ेंगे वो है हमारा न्यूक्लियर डिवीजन, जिसे हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। अब कैरियोकाइनेसिस में भी कुछ स्टेप्स आते हैं। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। सबसे पहला है हमारा इंटरफेज। इंटरफेज वो फेज जहाँ पे सेल रेस्टिंग स्टेज में रहती है, एक्चुअली वहां पे सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है डिवीजन के लिए। हमने अपने पिछले वीडियोस में भी इसको डिस्कस किया है। ठीक है, तो इंटरफेज में हमने क्या पढ़ा था, इसके कुछ फेजेस, कौन कौन से फेज हमने पढ़े थे। हमने पढ़ा था G1 S and G2 फेज, ये था वो फेज। ठीक है, और दूसरा पढ़ा था हमने M फेज, एम फेज, राइट। इंटरफेज वो फेज है जहाँ पे सेल्स अपने आप को प्रिपेयर करती है डिवीजन के लिए, और एम फेज वो फेज है जिसमें सेल जो है वो अपने आप को डिवाइड करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एम फेज। ठीक है, तो हमने माइटोटिक डिवीजन में क्या देखा था कि एक सेल से 2 सेल बनी। ठीक है, एक ही बार डिवीजन हुआ था। लेकिन हम यहाँ पे मियोसिस पढ़ रहे हैं और यहाँ पे हमें सेल के क्रोमोसोम को आधा करना है। हमारा मेन उद्देश्य ये है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिवीजन है ना वो इजीली तो होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि कुछ तो अलग होगा। तो यहाँ पे जो डिवीजन है ना 2 टाइम्स होता है। ठीक है, इसे हम मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे याद रखिए मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। ठीक है, तो हमने एम फेज में क्या क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था पहला प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इतने फेजेस हमने पढ़े थे, राइट। अब क्या होगा कि यहाँ पे 2 बार डिवीजन हो रहा है, किसका किसका, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। ठीक है, तो जितने ये फेजेस है ना सब में हम स्क्वायर लगा दे रहे हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जब हम मियोसिस फर्स्ट को पढ़ेंगे तो यहाँ पे प्रोफेज फर्स्ट बोलेंगे, जब हम मेटाफेज को पढ़ेंगे फर्स्ट में तो मेटाफेज फर्स्ट बोलेंगे, इसी तरीके से एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट। और जब हम डिवीजन आगे पढ़ेंगे मियोसिस सेकेंड का तो इसी तरीके से हम इसे कहेंगे प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड एंड टीलोफेज सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से हम मियोसिस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मैंने कुछ ओवरऑल कॉन्सेप्ट बताए हैं। ठीक है, अब हम एंटर करते हैं प्रोफेज फर्स्ट में, जिसमें हम मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट पढ़ेंगे। यहाँ पे एक चीज और मैं आपको क्लियर करूं कि मियोसिस में अगर आप प्रोफेज फर्स्ट को बहुत अच्छे से अगर समझ लिए, ठीक है, तो आप बाकी का जितने भी फेजेस है ना, एनाफेज, टीलोफेज या मियोसिस सेकेंड, ये चुटकियों में समझ सकते हैं आप। अगर प्रोफेज फर्स्ट को आपने समझ लिया मतलब मियोसिस खत्म, क्योंकि माइटोटिक डिवीजन में आपने एनाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है, टीलोफेज में क्या होता है, आप सब जानते हो। ठीक है, अगर आप मियोसिस पढ़ रहे हो, मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको माइटोटिक डिवीजन में क्या क्या होता है आपको पूरी अच्छी तरीके से मालूम है। ठीक है, किस तरीके से क्रोमोसोम डिवाइड होता है आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि एना, मेटा, टीलो, ये सब प्रोफेज में क्या क्या चीजें होती हैं आप बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस ये हमको देखना है
मियोसिस के प्रोफेज में इंपॉर्टेंट फेज है, सबसे लंबा और इम्पॉर्टेंट फेज है इसमें, क्योंकि इसमें जो है वो क्रोमोसोम का आपस में एक्सचेंज होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है, हमारे पास कितने क्रोमोसोम है, चलिए एक बार और थोड़ा सा हम क्रोमोसोम नंबर पे खेलते हैं। ठीक है, 22 का सेट होता है। ये तो ऑटोसोम क्रोमोसोम होता है 22 वाला, राइट। ये होता है ऑटोसोम क्रोमोसोम। ठीक है, 22 के जो पेयर्स हैं उनको हम ऑटोसोम क्रोमोसोम कहते हैं। जो एक बचा है उसे हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, अब सेक्स क्रोमोसोम में मेल के पास और फीमेल के पास, मेल के पास होता है एक्स एंड वाई और फीमेल के पास होता है एक्स एंड एक्स। ये होता है सेक्स डिटरमिनेशन के लिए कि कैसे लड़का बनेगा और कैसे लड़की। ठीक है, ये क्रोमोसोम डिसाइड करते हैं। अगर एक्स और एक्स क्रोमोसोम मिले तो फीमेल, और अगर एक्स एंड वाई मिले तो मेल। ठीक है, अब हमारे पास ओवम सेल है और स्पर्म सेल है, राइट। ये ठीक है, पेरेंटल सेल है। ठीक है, अब क्या होते हैं, दोनों के अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। अब हमें क्या करना है कि आने वाली चाइल्ड में दोनों के कैरेक्टर मिक्स होने चाहिए। इसका क्या मतलब है कि क्रोमोसोम्स, ठीक है, अलग से कोई कैरेक्टर तो आते नहीं, सिर्फ डीएनए का ही कैरेक्टर होता है। ठीक है, डीएनए जैसा रहेगा, उसके कैरेक्टर्स वैसे रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दोनों के कैरेक्टर को मर्ज करना है। ठीक है, तो इनके डीएनए में क्या होगा, मिक्सिंग होगा। अब मिक्सिंग रैंडमली तो हो ही नहीं, क्योंकि कुछ का कुछ बन जाएगा। तो उसके लिए स्टेप है, तरीका है कि दो अगर क्रोमोसोम है, ठीक है, एक मदर की और एक फादर की, क्रोमोसोम जो है वो आपस में मिक्स कैसे होंगे, उसका एक तरीका है, एक आइडियल तरीका है, जिसे हम पढ़ेंगे प्रोफेज में कि कैसे दो कैरेक्टर आपस में मिक्स हो रहे हैं। ठीक है, और एक नया कैरेक्टर बन रहा है। ये एवोल्यूशन है, विकास है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट फेज है। ठीक है, क्योंकि इसी से ही नए कैरेक्टर का जन्म हो रहा है, राइट। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज है कि दो क्रोमोसोम का मिक्स होना, उनके कैरेक्टर का एक्सचेंज होना। ये कैसे होगा, कितने स्टेप्स में होगा, ये हम प्रोफेज में पढ़ेंगे। आई बात समझ में, डीएमियोसिस का प्रोफेज फर्स्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे दो कैरेक्टर का जो है आपस में मिक्स होकर एक नया कैरेक्टर बनेगा। और वो कैरेक्टर किस पर डिपेंड करता है, क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है। तो क्रोमोसोम कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कैसे मिक्स होते हैं, वो हमें प्रोफेज फर्स्ट में पढ़ना है। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको चीजें क्लियर हो कि जो चीज हो रही है वो क्यों हो रही है। ठीक है, अगर आप चीज़ों को इमेजिन करके किसी चीज़ को रिलेट करके पढ़ेंगे ना, तो पढ़ने में मज़ा भी आएगा और समझ में भी आएगा। मियोसिस डिवीजन का, मियोसिस फर्स्ट का हम प्रोफेज फर्स्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे, जैसे कि हमने अभी बताया था कि सबसे लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल डिवीजन होता है। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट। क्लियर हुआ? अब इसके अंतर्गत हमें 5 स्टेप पढ़ने हैं। ठीक है, 4 स्टेप्स किसके लिए, क्रॉसिंग ओवर के लिए, क्रोमोसोम के एक्सचेंज के लिए, कैरेक्टर एक्सचेंज के लिए। ठीक है, अब पहला जो है उसे हम कहते हैं लैक्टोटिन। मेरे साथ साथ बोलते जाइएगा, लैक्टोटिन। सेकेंड है जाइगोटिन, थर्ड है पेकाइटिन, फोर्थ है डिप्लोटिन और फिफ्थ है डाइकाइनेसिस। अब इसको हम याद कैसे करेंगे कि हम इसको कुछ शॉर्ट बनाते हैं। LEZY से लेजी तो हो गया, 2 वर्ड हो गए। अब PA, इसको पा बोल देते हैं, और ये दीदी हो गया। चलिए, दीदी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लेजी पा दीदी, राइट। अच्छा बन गया ये तो, है ना। लेजी 2 वर्ड आ गए, है ना, 2, और पा 3, चौथा दी और 5वां दी। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको याद कर सकते हैं। पहला पढ़ रहे हैं लैक्टोटिन, जिसमें थिन जो बैंड्स है ना, अभी तक हमने देखा था प्रोफेज में, जनरली हमने क्या देखा था कि हमारा जो ये जेनेटिक मटेरियल है, राइट, इसी थ्रेड, पतले थ्रेड जैसा बहुत ही उलझा सा प्रेजेंट होता है ना, तो इसको
सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो प्रोफेज में हमने पहले भी क्या पढ़ा था कि ये जो है वो कॉइलिंग स्टार्ट करता है, थोड़ी जो पतले थ्रेड हैं वो मोटे थ्रेड में हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बस वही प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगी कि जो थ्रेड है ना वो थिक होना स्टार्ट होंगे, मोटे होना स्टार्ट होंगे, कॉइलिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। और जो इनका जो मेन स्ट्रक्चर है कैसा, क्रोमोसोम के फॉर्म में, ये अपने यहाँ पे सेंट्रोमियर ये कुछ इस क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर में अपने आप को चेंज करने लगेंगे, ठीक है। तो लैक्टोटिंग फेज में मेन काम यही है कि जो हमारे थ्रेड लाइक जेनेटिक मटेरियल है वो कंडेंस होके कॉइल होके अपनी थ्रेड की मोटाई को बढ़ा के ये थिक वो बनाएंगे, क्रोमोसोम बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो अब हमारा सेकंड जो स्टेप है वो है जाइगोटेन का, ठीक है। जाइगोटेन यहाँ पे क्या होता है कि अभी हमने देखा कि जो हमारे उलझन भरे हुए क्रोमोसोम थे वो कुछ शेप में आ गए, एक्स लाइक स्ट्रक्चर में आ गए। अब हमारे पास एक्स लाइक स्ट्रक्चर्स तो हो गए हैं, अब इनमें क्या करना है, क्रॉसिंग ओवर करवाना है, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर के लिए क्या पड़ेगा कि दो एक्स लाइक स्ट्रक्चर को पास आना पड़ेगा, तब जाके इनके बीच में क्रॉसिंग होगी ना। दो जो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, मान लीजिए कि इस तरीके से दो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। तो इन दोनों अभी तो सिर्फ ये जो उलझन भरे हुए थ्रेड्स थे वो इस टाइप के स्ट्रक्चर में आ गए हैं, लेकिन अब क्या होगा कि इनमें क्रॉसिंग ओवर के लिए इनको पास आना पड़ेगा, तब इनमें क्रॉसिंग ओवर होगा, राइट। तो अभी क्या होते हैं कि जाइगोटिक स्टेज में क्या होते हैं कि ये पेयर्स बना रहे हैं, ठीक है। इनके बीच में कुछ अट्रैक्शन होगा ऑब्वियसली, तभी ये पास आएंगे, और पास आने के बाद फिर ये अगले स्टेप में जाएंगे जहां पे ये इनकी एक जो स्ट्रैंड है दूसरे स्ट्रैंड से ओवरलैप करेगी और कुछ इस टाइप की एक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो मैंने बताया है यहाँ पे समझने की कोशिश करें। यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का मिलना जो है उसे हम कहते हैं साइनॉप्सिस, ठीक है। इन सब चीजों को आप नोट डाउन कर लीजिए कि क्या है टर्म्स, क्या प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, साइनॉप्सिस, ठीक है। अब हम यहाँ पे टेट्राड बोल रहे हैं। अब टेट्राड का क्या मतलब है, आप देख रहे होंगे कि मैंने चारों पे एरोज बनाए हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम क्रोमेटिड्स को काउंट कर रहे हैं कि यहाँ पे 4 क्रोमेटिड्स हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स कितने हैं, 4 हैं, इसलिए हम इसे टेट्राड बोलते हैं, ठीक है। लेकिन क्रोमोसोम कितने हैं, 2 हैं, 1 और 2, तो इसे हम बाईवैलेंट बोलेंगे, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हुई। अब इनके बीच में क्या हो रहा है कि अट्रैक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से दो अलग अलग क्रोमोसोम जो है वो पास आके पेयर्स बना रहे हैं। आ रही है बात समझ में। तो जाइगोट में इतना होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है क्रॉसिंग ओवर के लिए। जब तक पास नहीं आएंगे तो एक्सचेंज कैसे होगा, ठीक है। अब हम अपना थर्ड स्टेप पढ़ रहे हैं जिसमें हम पेप्टाइड पढ़ेंगे, जिसमें पैचेस बनने स्टार्ट होंगे, मतलब ये दोनों एक दूसरे से और करीब आएंगे और कुछ हद तक एक दूसरे को क्रॉस करेंगे जिसमें कुछ पैचेस बनेंगे, ठीक है। उसको हम देख लेते हैं कि कैसे। आप ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा था कि जो दोनों क्रोमोसोम्स हैं वो पास आ रहे हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनमें ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। तो हमारा जो मेन उद्देश्य था ना वो यहाँ आके पूरा हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ठीक है। इस एक्स लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर। मैं इसको लिख देती हूँ। की वजह से जेनेटिक वेरिएशन आता है जो कि इवोल्यूशन में हेल्प करता है, नए कैरेक्टर्स का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि दो क्रोमोसोम, मान लीजिए कि ये फादर से है और ये मदर से है, तो दोनों के कैरेक्टर्स एक दूसरे में फ्यूज होते हैं क्रॉसिंग ओवर के द्वारा, और इसी तरीके से नए कैरेक्टर्स का यहाँ पे बनना होता है, इवोल्यूशन आता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है, ये तो सिस्टर क्रोमेटिड्स है क्योंकि एक ही क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड्स है, तो इनको हम सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं, हम पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये दोनों तो सिस्टर नहीं है ना, सिर्फ ये दोनों सिस्टर है ना, ये दोनों स्ट्रैंड जो है क्रोमेटिड्स हैं वो सिस्टर क्रोमेटिड्स है, लेकिन ये और ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स नहीं है। तो ये जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है किसमें हो रहा है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में, किसमें, नॉन
सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, जिससे कि जेनेटिक वेरिएशन आ रहा है और एवोल्यूशन में हेल्प कर रहा है ये स्टेप। ये पैचेस बने है ना, जिसकी वजह से इसे हम पिकाइटीन कहते हैं, है ना, पैकेटीन या पिकाइटीन स्टेज कहते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। ये नेक्स्ट स्टेप को मैं बता रही हूँ। फर्स्ट स्टेप, ठीक है, थ्रेड से क्रोमोसोम बना, क्रोमोसोम बनने के बाद 2 क्रोमोसोम पास आए, पास होने के बाद इनके पास एक दूसरे में ओवरलैप हुए, क्रॉसिंग ओवर हुआ, जिससे जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ, है ना, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो रहा है। तो पैकाइटिन स्टेज में हमने देखा कि क्रोमेटिड्स के बीच में कुछ पैचेस बन रहे हैं, है ना, क्रोमोसोम एक दूसरे से ओवरलैप करके कुछ पैचेस बना रहे हैं। ये पैचेस हमने ये ऑलरेडी डायग्राम में देखा हुआ है, ठीक है। अब हमने देखा था कि क्रोमोसोम्स में एक्सचेंज हो रहा है, राइट। तो पैकाइटिन स्टेज में ही क्रोमोसोम के आर्म्स का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप डायग्राम में जैसे देख रहे हैं, ये हमारे पास, ये हमने एक क्रोमोसोम को ब्लू कलर से दिखाया है, दूसरे को ग्रीन कलर से दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पे पैकाइटिन स्टेज में इनका जो आर्म्स एक्सचेंज हो रहा है, ये अभी एक दूसरे सेपरेट नहीं हुए हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इसको सेपरेट करके बता रही हूँ कि एक्सचेंज कैसे हो रहा है, ठीक है। हम सिर्फ यहाँ पे ये समझ रहे हैं कि इनके जो आर्म्स में एक्सचेंज कैसे होता है, ठीक है। हमने देखा था कि यहाँ पे ये पैचेस बने हुए थे, है ना, ये एक्स लाइक स्ट्रक्चर बना था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसका जो ब्लू आर्म है, इसमें कुछ ग्रीन का पार्ट यहाँ पे ऐड हुआ है, जैसे कि ये, है ना। तो यहाँ पे एक्सचेंज हो गया है जेनेटिक मटेरियल का, क्रोमोसोम्स के आर्म का, क्रोमेटिड्स का जो आप कह लें, इनका एक्सचेंज यहाँ पे हो गया है। इसी तरीके से ये क्रोमोसोम्स में भी ये और ये दोनों ही क्रोमेटिड्स का जो आर्म है वो एक्सचेंज हो गया है ब्लू वन से, है ना, ब्लू वन का ग्रीन वन से और ग्रीन वन का ब्लू वन से। इस तरीके से इंटरचेंज हो जाता है क्रोमोसोम्स का, और यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशंस आते ही क्रोमोसोम्स में नए कैरेक्टर्स जन्म लेते हैं इस जेनेटिक ट्रांसफ़र के द्वारा। आगे की प्रोसेस जो हम पढ़ेंगे, 2 स्टेप जिसमें डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस हम जिसमें पढ़ेंगे, उसमें हम ये देखेंगे कि ये जो क्रोमोसोम्स है ना, एक्सचेंज के बाद, एक्सचेंज तो हो गए हैं, अब एक्सचेंज के बाद इनको सेपरेट भी तो होना है, तो वो सेपरेशन कैसे होता है धीरे धीरे, ये दोनों स्टेप में हम बस यही पढ़ेंगे। डिप्लोटिन में कितना सेपरेशन होता है और डाइकाइनेसिस में कितना सेपरेशन होता है। चलिए तो फिर हम आगे के स्टेप्स को पढ़ लेते हैं। आई होप आपको ये क्रोमोसोम का इंटरचेंज जो है या एक्सचेंज जो है आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्या होगा कि अब तो क्रॉसिंग ओवर हो गया, अब ये कोशिश करेंगे एक दूसरे से अलग होने की, ठीक है। तो अब हम चले जाएंगे अपने अगले स्टेप में, जो कि है हमारा डिप्लोटिन स्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि क्रोमोसोम जो थ्रेड लाइक थे वो क्रोमोसोम में कंडेंस हुए, टाइटली पैक हुए, फिर पेयर बनाए, एक दूसरे के पास आए, फिर उसमें क्रॉसिंग ओवर हुआ। अब क्या हो रहा है कि क्रॉसिंग ओवर होने के बाद अब जो क्रोमोसोम है ना, वो धीरे धीरे एक दूसरे से सेपरेट होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो उस कोशिश के दौरान कुछ एक्स लाइक स्ट्रक्चर जो बनता है, उसे हम डिप्लोटिन स्टेज में उसे हम कियाज्माटा कहते हैं, राइट। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, एक्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये जो 2 एक्स लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसे हम कहते हैं कियाज्माटा, ठीक है, कियाज्मा या फिर कियाज्माटा। तो डिप्लोटिन स्टेज में जो है वो कियाज्माटा का फॉर्मेशन होता है, और क्रॉसिंग ओवर जो है वो दिखाई देता है हमें पिकाइटिन में, ठीक है। पिकाइटिन में हमें क्रॉसिंग ओवर और डिप्लोटिन स्टेज में हमें कियाज्माटा दिखता है, ठीक है। और बाइवेलेंट जो स्ट्रक्चर जो मिलता है वो हमें जाइगोटिक स्टेज में मिलता है, और सिंगल क्रोमोसोम जो है, मतलब थ्रेड से क्रोमोसोम का बनना, वो हमें लैक्टोटिन में दिखाई देता है। आप सभी को ये चीज क्लियर हुई। डाइकाइनेसिस, तो डाइकाइनेसिस में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स रहते हैं ना, वो एक दूसरे से पूरी तरीके से सेपरेट नहीं होते हैं, ठीक है, वो सिरे पे एक दूसरे से अटैच रहते हैं, एकदम एंड के, ठीक है, एंड सिरे पे एक दूसरे से अटैच रहते हैं। बस यहाँ से ये लोग सेपरेट होने के लिए रेडी हुए होते हैं, ठीक है। तो ये स्टेज कहलाती है डाइकाइनेसिस। इसके बाद जो है ना,
वो स्टेज एंटर करते हैं हम लोग मेटाफेज में, और मेटाफेज में जो है वो स्पिंडल फाइबर्स आके इन क्रोमोसोम्स है ना उनसे अटैच्ड होते हैं। वो कैसे होगा हम आगे स्टेप में अभी पढ़ेंगे। मैं एक चीज आपको क्लियर कर देती हूँ कि अगर आपको मियोसिस में प्रोफेज फर्स्ट जो है अगर समझ में आ गया है तो आपको मियोसिस पूरी तरीके से समझ में आ गया है, क्योंकि इसके बाद की जो प्रोसेस है ना वो सेम है आपके माइटोसिस से। ठीक है, माइटोसिस में अगर आपने अच्छे से पढ़ा है उसके सारे फेजेस आपको पता है, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज सब कुछ अगर आपको पता है तो आप मान लीजिए कि अभी से मान लीजिए कि आपको सेल डिवीजन पूरी रेडी हो चुकी है। ठीक है, अब प्रोफेज फर्स्ट मैंने बहुत अच्छे से सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी कुछ रह गया हो तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप पे जहाँ पे हम पढ़ेंगे मेटाफेज। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं ये हम पढ़ रहे हैं अब मेटाफेज। मेटाफेज चूंकि ये मियोसिस फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं इसलिए मेटाफेज फर्स्ट होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि हमारे जो क्रोमोसोम है वो इक्वेटर में इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स ये सब इस क्रोमोसोम को होल्ड करने के लिए यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स आ जाएंगे। सेंट्रियोल जो ये सारी प्रोसेस को कंट्रोल करेगा। ठीक है, ये चीज हमने माइटोसिस में भी देखा था, तो बस वही चीज है यहाँ भी होंगी। इसको मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी, आपने माइटोसिस पढ़ा ही है तो उसमें हमने बहुत ही डिटेल में ये सारी चीजों को डिस्कस किया है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप की सेटिंग होगी मेटाफेज में। ठीक है, एनाफेज, एनाफेज, एनाफेज फर्स्ट। ठीक है ना, ये चीज को ध्यान रखिएगा क्योंकि हम फर्स्ट मियोसिस पढ़ रहे हैं इसलिए एनाफेज फर्स्ट। अब एनाफेज में क्या होगा कि दोनों जो कोर की तरफ जो है वो सारे जो क्रोमोसोम्स है ना वो सभी पहुंच जाएंगे कोर की तरफ, है ना। तो ये सारे स्पिंडल फाइबर्स जो है ना वो धीरे धीरे क्या होंगे ना कि वो सिकुड़ने लगी, क्योंकि इनका काम जो है ना वो अब खत्म होने वाला है। क्योंकि एनाफेज में क्या होता है कि जो हमारी ये क्रोमोसोम्स हैं उनको दोनों पोल्स की तरफ उनको इकट्ठा करना है ना। और जैसे ही वो इकट्ठा होने लगेंगे ये सारे जो स्पिंडल फाइबर्स है ना, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं ये सब डिसअपेयर होने लगेंगे और धीरे धीरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन जो है ना वो स्टार्ट होने लगेगा। ठीक है, तो एनाफेज में क्या होगा कि जो क्रोमेटिड्स है ना वो इक्वेटर से मतलब बीच से हटके दोनों पोल्स की तरफ इकट्ठे होने लगेंगे, वो कहलाएगा अपना एनाफेज। अब हम आगे चलते हैं कहाँ पे, टीलोफेज में। टीलोफेज, टीलोफेज फर्स्ट है ना। टीलोफेज फर्स्ट में क्या होगा, जस्ट प्रोफेज का अपोजिट। ठीक है, सबसे पहली चीज तो क्या होने लगेगी, जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना वो दोबारा बनने लगेगी, है ना। और जो हमारे क्रोमोसोम्स है ना वो अनकॉइलिंग चालू होने लगेगी। ठीक है, तो ये अभी कॉइल हुए थे ना इस तरीके से, अब इनका अनकॉइलिंग जो है ना वो चालू हो जाएगी, जिससे कि ये वापस से थ्रेड जैसी स्ट्रक्चर्स में आने लगेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारे पास दो न्यूक्लियस हो जाएंगे प्रेजेंट, और कैरियोकाइनेसिस जो है ना वो लगभग खत्म हो जाएगी। अब सेकेंड चीज हमने क्या देखा था, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो मैं साइटोकाइनेसिस को इधर ही बता देती हूँ कि हमारे पास ये न्यूक्लियर जो है वो तो डिवाइड हो गए हैं, अब साइटोप्लाज्म का डिवीजन बाकी है। तो हमने साइटोप्लाज्म का डिवीजन भी बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है हमारे पिछले वीडियो में, जिसमें हमने प्लांट्स और एनिमल दोनों में ही बताया था। क्या बताया था कि यहाँ फरो लाइक स्ट्रक्चर बनने लगता है, दोनों साइड के एजेस जो है ना वो धीरे धीरे और सिकुड़ने लगते हैं और आपस में मिल जाते हैं, और इस तरीके से दो सेल डिवाइड हो जाता है। आ रही है बात समझ में। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ मियोसिस फर्स्ट। ठीक है, जिससे हमें दो सेल मिली है। ठीक है, दो डॉटर सेल हमें मिल गई हैं। अब हम देखेंगे मियोसिस सेकेंड। ठीक है, जैसे सेल डिवीजन होने से पहले रेस्टिंग पीरियड होता है ना सेल का, वैसे ही मियोसिस फर्स्ट से मियोसिस सेकेंड में एंटर करने से पहले सेल इंटरफेज में एंटर करता है, जिसे हम इंटरकाइनेसिस कहते हैं। ठीक है, रेस्टिंग फेज है,
ठीक है, इसमें भी सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है आगे की डिवीजन के लिए, लेकिन यहाँ पे जो है वो डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। अगर डीएनए का रेप्लिकेशन होगा ना तो क्रोमोसोम नंबर में फिर से गड़बड़ी आ सकती है, इसलिए यहाँ पे रेप्लिकेशन नहीं होता है। तो जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं, हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, प्रोफेज से। तो प्रोफेज सेकंड डालेंगे। तो प्रोफेज सेकंड में क्या होगा, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं प्रोफेज में कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है धीरे धीरे डिसअपेयर होने लगती है ना। जेनेटिक मटेरियल जो है वो उसमें कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। जो सेंट्रियोल्स है वो अपनी जगह लेना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बाद में इनको दोनों पोल्स की तरफ जाके स्पिंडल फाइबर्स बनाने हैं। तो जो जो चीजें प्रोफेज में होती है वो चीजें स्टार्ट हो जाएंगी प्रोफेज सेकेंड में भी। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब जस्ट ये देखना है कि एक साथ दो सेल में, क्योंकि हमारे पास दो न्यू डॉटर सेल्स है, ठीक है। अभी तक हम माइटोसिस में देखते हैं कि एक सेल का डिवीजन स्टार्ट होता था, यहाँ पे हम दो सेल जो है ना इसका डिवीजन करेंगे, इसलिए हम फेज सेकेंड फेज में जा रहे हैं मियोसिस के। आ रही है बात समझ में, चीजें क्लियर हो रही है। अभी हमारे पास एक सेल से दो सेल मिली है, अब ये दो सेल डिवाइड होंगी जिससे हमें चार सेल मिलेंगी। इस तरीके से मियोसिस जो है वो कंप्लीट होगा और एक सेल से हमें डिवाइड होके चार न्यू सेल्स मिलती हैं। अब चीज आई क्लियर, ठीक है। तो हमारा पास मियोसिस फर्स्ट से हमें दो डॉटर सेल मिली है, अब वापस से हम इसका डिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं कहाँ पे, मेटाफेज की तरफ, है ना। मेटाफेज में क्या क्या होता है आप सभी अच्छे से जानते हैं, है ना, कि क्रोमोसोम इक्वेटर में इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पे हमारा सेंट्रियोल जो है वो स्पिंडल फाइबर्स बनाने लगता है, अट्रैक्शंस होते हैं दोनों पोल्स पे, स्पिंडल फाइबर इकट्ठे हो जाते हैं और यहाँ से ये फेंकता है अपना स्पिंडल फाइबर जो क्रोमोसोम से जाके अटैच होता है, और ये इस प्रोसेस को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कराता है, साथ ही साथ जो क्रोमोसोम है उसको एक दूसरे से अलग करने का काम भी यही करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्पिंडल फाइबर डिवीजन के दौरान, ठीक है। तो मेटाफेज आपको क्लियर हुआ कि सारी जो क्रोमोसोम्स है वो इक्वेटर यानी कि बीच में इकट्ठे हो जाते हैं और इसके बाद फिर इनका इक्वल अमाउंट में जो है वो डिवीजन होने लगता है, क्योंकि ये बीच से स्प्लिट हो जाएंगे, है ना। यही हम पहले भी देख चुके हैं। ये हो गया हमारा मेटाफेज। अब हम देखते हैं कहाँ, एनाफेज, है ना, एनाफेज सेकेंड। अब एनाफेज में सेकेंड में क्या होगा कि जो हमारा ये सेंट्रियोल था पोल की तरफ, वो धीरे धीरे स्पिंडल फाइबर को डिसअपेयर करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि क्रोमोसोम्स अब पोल्स की तरफ इकट्ठे हो चुके हैं। तो अब जो ये स्पिंडल फाइबर्स है ना वो धीरे धीरे डिसअपेयर होने लगेंगे, क्योंकि इनका काम अब खत्म सा हो गया है। क्योंकि आप देख रहे हो ना मेटाफेज में ये चीजें इक्वेटर में इकट्ठा थी, मतलब बीच में, अब कहाँ हो गई है, ये पोल्स की तरफ खिंच गई है ना। मतलब कि अब जस्ट ये अपनी पोजीशन लेने ही वाली है ना। तो इसे कहते हैं हम एनाफेज। अब हम देख रहे हैं आगे टेलोफेज। बस सेम एज जैसे कि हमने बाकी पढ़ा है ना, बस वही चीजें हैं, बस यहाँ पे हम दो सेल को साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है। टीलोफेज में क्या होगा, टीलोफेज में बस प्रोफेज का अपोजिट, जो जो चीजें हम प्रोफेज में पढ़ते हैं टीलोफेज में जस्ट उसका उल्टा लिख देते हैं कि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का कंस्ट्रक्शन होने लगता है और जो सेल ऑर्गेनेल्स धीरे धीरे दिखाई देने लगते हैं, न्यूक्लियर का साइज छोटा हो जाता है, जेनेटिक मटेरियल जो कॉइल्ड है उसका अनकॉइलिंग होने लगता है और वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, न्यूक्लियोलस जो है वो दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो ये चीजें आ जाती हैं टेलोफेज में, ठीक है। यहाँ पे हमने टेलोफेज में जो है वो डायरेक्टली हमने क्लीवेज करके दिखाया, ठीक है। यहाँ पे अब अच्छे से जानते हो कि क्या होता है। यहाँ पे होता है पहले जो सेल्स है ना वो फेरो लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, एट जैसा स्ट्रक्चर, है ना। मैं इस चीज को यहाँ पे बता रही हूँ आपका, ठीक है। ये न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, है ना। यहाँ न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया मतलब कैरियोकाइनेसिस खत्म।
अब बात आ रही है साइटोकाइनेसिस की। मैं बार बार आपको बता रही हूँ, अगर आपको साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस नहीं पता है तो हमारे चैनल पे इसका वीडियोस अवेलेबल है, ठीक है, जहाँ पे हमने सेल डिवीजन का इंट्रोडक्शन दिया है ना, उसी में ही मैं आपको साइटोकाइनेसिस भी बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो ये चीजें कैसे हुई हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप वो वीडियो जरूर देखें, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। यहाँ पे मैंने टेलोफेज और सेल का क्लीवेज एक साथ बताया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमने बताया ना, ये फेरो लाइक स्ट्रक्चर, ये जो सिकुड़न देख रहे हो ना, इसी को ही फेरो कहते हैं, ठीक है। ये जो सिकुड़न बढ़ता जाता है और दोनों सेल की एजेस को टच करता है। यहाँ पे मैंने बताया ये चीज यहाँ पे हल्की सी दिख रही है आपको, ये और यहाँ पे ये चीजें बढ़ के दोनों एजेस एक दूसरे पे चिपक गई है ना, तो धीरे धीरे क्या हो जाती है, ये जॉइंट हो जाती है ना, इस तरीके से। तो इस तरीके से दो सेल में ये डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने टेलोफेज और सेल का क्लीवेज एक साथ आपको बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एनाफेज के बाद टेलोफेज और टेलोफेज के बाद मैंने साइटोकाइनेसिस भी यहाँ पे आपको करके बताया है, जिससे कि हमारे पास 4 सेल्स हमें मिल गई हैं। हमारी डिप्लॉइड सेल से हमें 4 हैप्लॉइड सेल मिल गई हैं। ये हैप्लॉइड सेल फर्टिलाइजेशन के बाद वापस से डिप्लॉइड सेल में कन्वर्ट हो जाएंगी। आ रही है बात समझ में? अभी ये कितनी है, जो मैंने पहले भी बताया 23 क्रोमोसोम वाली है, और फिर से ये 23 क्रोमोसोम वाली हैप्लॉइड सेल्स के साथ फ्यूज होके 46 क्रोमोसोम वाली सेल्स बना लेंगे। तो मदर एंड फादर की जो कैरेक्टर्स है ना, वो इसी प्रोसेस में ट्रांसफर होती है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। जेनेटिक इंफॉर्मेशन है ना, वो स्टोर होता है, ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है। चीजें समझ में आ रही है कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है ना, वो फ्यूज होके दूसरी जनरेशन तक जाता है, फिर यही चीज फिर से रिपीट होती है। तो ये चीज चलती रहती है ना, और नई नई कैरेक्टर्स वो उत्पन्न होते हैं, तभी ये मियोसिस डिवीजन इतना इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा जितना भी मैंने आपको बताया। अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को हिट करिएगा ताकि जब भी नई वीडियोस आएंगे तो उसके पहले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।